नमस्ते। चलिए आज चलते हैं 14वीं सदी के भारत में। एक ऐसा दौर जब दक्कन का पठार एक अखाड़ा बनने वाला था। यहाँ दो जबरदस्त ताकतें उभर रही थीं। ये सिर्फ दो साम्राज्य नहीं थे, बल्कि कह सकते हैं कि दो अलग अलग दुनियाएं थीं। और उनके बीच में थी एक नदी जो उन्हें अलग भी करती थी और एक दूसरे के आमने सामने भी लाती थी। और इनका टकराव वो तो इतिहास बदलने वाला था। तो ये है हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार। एक तरफ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। इनके शासक खुद को कहते थे नरपति, मतलब इंसानों के स्वामी। इससे अंदाजा लगता है कि इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी विशाल पैदल सेना। और दूसरी तरफ उत्तर में थी बहमनी सल्तनत। यहाँ के सुल्तान कहलाते थे अश्वपति, यानी घोड़ों के स्वामी। साफ है इनकी ताकत थी इनकी तेज रफ्तार घुड़सवार सेना। तो देखिए, ये सिर्फ टाइटल नहीं थे, बल्कि ये इनकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की पहचान थी। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं दक्षिण से। सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। क्या शानदार नाम है ना? एक ऐसा नाम जिसका मतलब ही है जीत। और सच कहें तो इसकी कहानी किसी एपिक से कम भी नहीं है। तो विजयनगर, इसका शाब्दिक अर्थ है विजय का शहर, अ सिटी ऑफ विक्ट्री। और इसकी राजधानी थी हम्पी। देखिए, हम्पी सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, वो उस दौर का एक सपना थी। जरा सोचिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर से व्यापारी आते थे, बड़े बड़े कवि और कलाकार रहते थे। सही मायनों में ये उस साम्राज्य का दिल थी, उसकी धड़कन। विजयनगर के इतिहास पर नजर डालें तो इसमें 4 बड़े राजवंश आते हैं। शुरुआत की संगम वंश ने, हरिहर और बुक्का ने इसकी नींव रखी। फिर आई सालोव। लेकिन साम्राज्य का जो गोल्डन पीरियड था, जो स्वर्ण युग था, वो शुरू हुआ 1505 में तुलु वंश के आने के साथ। और यही वो दौर था जिसने विजयनगर को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। और इस सुनहरे दौर का अगर कोई एक चेहरा था तो वो थे सम्राट कृष्णदेव राय। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो एक विजनरी थे। एक ऐसे राजा जिनके कामों की गूंज आज भी हम्पी के खंडरों में सुनाई देती है। कृष्णदेव राय की महानता को समझना हो तो उनकी वर्सेटैलिटी को देखना होगा। वो एक ऐसे राजा थे जिनके एक हाथ में तलवार थी तो दूसरे में कलम। उन्होंने विजय महल और हजार राम मंदिर जैसे शानदार मंदिर बनवाए और साथ ही खुद तेलुगु में अमुक्त माल्याद जैसा महाकाव्य भी लिखा। उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, यानी उस समय के 8 सबसे महान कवि। तो ये सब सिर्फ पैसा या ताकत दिखाना नहीं था, ये विजयनगर की कल्चरल सोल का प्रतीक था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना विशाल साम्राज्य आखिर चलता कैसे था? इसे कंट्रोल कैसे किया जाता था? इसका जवाब मिलता है अमर नायक सिस्टम में। इसे समझने के लिए आप इसे एक तरह का मिलिट्री फ्यूडलिज्म समझ सकते हैं। होता यह था कि राजा अपने टॉप मिलिट्री कमांडरों को जमीन का एक इलाका दे देते थे और बदले में उन कमांडरों की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस इलाके से टैक्स इकट्ठा करें, एक सेना मेंटेन करें और जब भी राजा को जरूरत हो लड़ने के लिए तैयार रहें। कह सकते हैं कि यही वो सिस्टम था जो साम्राज्य को जोड़े हुए था। और हाँ, ये सिस्टम कोई एकदम अनोखा भी नहीं था। अगर हम थोड़ा उत्तर की तरफ देखें, दिल्ली सल्तनत में, तो वहां भी हमें इक्ता सिस्टम नाम की एक मिलती जुलती व्यवस्था दिखती है। दोनों में ही फंडामेंटल आइडिया सेम था, जमीन का कंट्रोल मिलिट्री सर्विस के बदले में देना। इससे ये पता चलता है कि उस दौर में भारत में पावर को संभालने का ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था। ठीक है, तो जब दक्षिण में विजयनगर अपनी ताकत बढ़ा रहा था तो कहानी का दूसरा हिस्सा कृष्णा नदी के उस पार यानी उत्तर में चल रहा था। वहां एक और जबरदस्त सल्तनत उभर रही थी, बहमनी सल्तनत। और यही सल्तनत विजयनगर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी प्रतिद्वंदी बनी। और मजे की बात यह है कि बहमनी सल्तनत की स्थापना विजयनगर के बस 10 साल बाद ही हुई थी। मतलब दोनों लगभग साथ साथ ही बड़े हुए। उनकी राजधानियां पहले गुलबर्गा थीं, फिर बीदर बनी। और वहां से उनकी नज़र हमेशा दक्षिण पर, विजयनगर पर रहती थी। वो उसे हमेशा एक खतरे, एक चुनौती की तरह देखते थे। इसीलिए इन दोनों की सरहद पर तनाव हमेशा बना रहता था। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। अंदरूनी झगड़ों की वजह से ये शक्तिशाली बहमनी साम्राज्य ज्यादा दिन तक एक नहीं रह पाया और फिर ये टूट गया 5 छोटी छोटी सल्तनतों में: बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। और ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि अब विजयनगर के सामने एक दुश्मन नहीं बल्कि 5 थे। 5 अलग अलग पड़ोसी जिनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि टूटने के बाद ये सल्तनतें कमज़ोर हो गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नई सल्तनतों ने भी आर्ट और आर्किटेक्चर को ज़बरदस्त बढ़ावा दिया।
बीजापुर का वो शानदार गोल गुंबज देखिए, या फिर हैदराबाद की पहचान चार मीनार। ये इमारतें आज भी चिल्ला चिल्ला कर उनकी ताकत और उनकी कल्चरल रिचनेस की कहानी सुनाती हैं। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां ये सदियों पुरानी दुश्मनी एक आखिरी निर्णायक जंग में बदलने वाली थी। एक ऐसी लड़ाई जो दक्षिण भारत का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? क्या होता है जब पुराने दुश्मन एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ एक हो जाते हैं? खैर, इतिहास गवाह है कि जब भी ऐसा होता है, नतीजा अक्सर बहुत बहुत विनाशकारी होता है। और इस कहानी में दक्कन की सल्तनतों के लिए वो सबसे बड़ा कॉमन दुश्मन अब विजयनगर बन चुका था। और फिर वो दिन आया। साल था 1565 और जगह थी तालीकोटा का मैदान। वो सल्तनतें जो सालों से एक दूसरे से लड़ रही थी, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, उन्होंने अपने सारे झगड़े भुला दिए। वो सब एक हो गईं, सिर्फ विजयनगर के खिलाफ। विजयनगर की तरफ से कमान संभाल रहे थे अलिया राम राय। सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन इस अचानक बने गठबंधन के सामने नतीजा सिर्फ एक हो सकता था। विजयनगर की एक ऐसी हार जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पर यह सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, नहीं, ये एक पूरे युग का अंत था। जीतने वाली सेनाओं ने हम्पी में घुसकर उस विजय के शहर को महीनों तक लूटा, जलाया, तबाह कर दिया। सोचिए, जो शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता था, वो अब सिर्फ खंडरों का एक ढेर था। और इन्हीं खंडरों के साथ विजयनगर का वो सुनहरा दौर हमेशा के लिए दफन हो गया। तो इतनी तबाही के बाद आखिर पीछे क्या बचा? चलिए अब जरा इन दोनों साम्राज्यों की विरासत पर एक नजर डालते हैं कि उन्होंने पीछे क्या छोड़ा। देखिए, तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य कभी भी अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। धीरे धीरे वो इतिहास में खो गया। और विडंबना देखिए, जिन सल्तनतों ने उसे हराया वो भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। आखिरकार उत्तर से आते मुगल साम्राज्य ने उन्हें भी अपने में मिला लिया। लेकिन इस सदियों की लड़ाई ने एक बहुत ही अनोखी चीज को जन्म दिया, एक मिलीजुली संस्कृति, एक ऐसी विरासत जहां हिंदू और इस्लामी आर्ट, भाषा और आर्किटेक्चर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। अगर विजयनगर कितना भव्य था, इसका अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक बात पर गौर कीजिए। एक फारसी ट्रैवलर अब्दुल रज़्ज़ाक ने लिखा था कि ये शहर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 दीवारों की परतों से घिरा था। क्या कोई कल्पना कर सकता है? यह सिर्फ सुरक्षा की बात नहीं थी, ये पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत और अपनी दौलत का एक खुला ऐलान था। तो आखिर में यह सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? एक भूले हुए साम्राज्य के ये खंडर हमें आखिर क्या सिखाते हैं? शायद यही कि हम्पी के ये पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं। ताकत आज है, कल नहीं। लेकिन जो चीज़ पीछे रह जाती है, जो समय की मार झेल जाती है, वो है विरासत। पावर शायद टेम्पररी हो, पर लेगेसी वो परमानेंट हो सकती है।